इंडियंस अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी खुद तय करेंगे और किसी तरह से उन्होंने बाबा साहब को इस शर्त पर मना लिया कि सीटों की एक निश्चित संख्या विशेष। तो बेसिकली वायसराय का कहना था कि युद्ध के बाद भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक मंत्री थे, उनके द्वारा हेड किया जा रहा था। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में बाबा साहब की पार्टी लगभग सभी सीट हार गई। तो बाबा साहब जिस सीट से चुनाव जीत कर आए थे वह पाकिस्तान में चला गया। और यहाँ एक बात तो क्लियर है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले B.R. अम्बेडकर ने नहीं बल्कि B.N. राव ने बनाया था कि बाबा साहब से बढ़िया संविधान सभा का फाइनल ड्राफ्ट कोई और तैयार नहीं कर सकता था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम संविधान सभा के अन्य सदस्यों की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप यदि छठी क्लास के बच्चे से भी जाकर के पूछेंगे कि संविधान को किसने लिखा था, तो उनका जवाब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही होगा। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि हमारे भारतीय संविधान सभा में तो 299 सदस्य थे, फिर भी बाबा साहब को क्यों भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? आपने कभी पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माता के तौर पर नहीं सुना होगा। एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं लोगों के बीच। कुछ का कहना है कि बाबा साहब ने ही पूरा संविधान लिखा है, तो कुछ का ये भी कहना है कि बाबा साहब को ओवर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं इस टॉपिक पर, यानी जो उनके विचारधारा को सूट करता है उस हिसाब से बात करते हैं। पर इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान सभा की कल्पना से लेकर संविधान बनने तक में किन किन लोगों का रोल रहा है वो सब बताऊंगा, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि बाबा साहब को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाना चाहिए या फिर नहीं। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि आप पहले से ये तय करके बैठे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही होगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, परंतु मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारे फैक्ट्स आपको निष्पक्ष होकर बताऊं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अब आते हैं वीडियो की ओर। तो भारतीय संविधान की कल्पना की शुरुआत होती है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। ईयर 1922 में पहली बार गांधी जी ये बोले थे कि इंडियंस अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी खुद तय करेंगे। बेसिकली संविधान को लेकर उनका मानना ये था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वह इंडियंस के लिए हो और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे। उस संविधान में गांधी जी ने डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की कल्पना की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम अध्यक्ष वगैरह आता है। गांधी जी का मानना था कि यदि शक्तियां एक जगह केंद्रित रहेगी तो उसमें तानाशाही की भावना आ सकती है। बाबा साहब अभी गेम में नहीं आए थे, क्योंकि वो इस समय तक दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अलग अलग आंदोलन कर रहे थे। साल 1932 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का मांग किए थे, परंतु गांधी जी का मानना यह था कि इससे देश विभाजित हो जाएगा। और किसी तरह से उन्होंने बाबा साहब को इस शर्त पर मना लिया कि सीटों की एक निश्चित संख्या विशेष रूप से दलित वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। उसके बाद साल 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, जो मैक्सिको और इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के सामने संविधान सभा को बनाने का आइडिया पेश किया। उसके एक साल बाद यानी साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली संविधान सभा का डिमांड किया। साल 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की घोषणा की कि आजाद भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बनाया जाएगा। संविधान सभा के उन सदस्यों का चुनाव भारत के एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा किया जाएगा। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यहाँ पर जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इस समय तक अंग्रेजों को इतना तो समझ आ चुका था कि वो ज्यादा दिन तक भारत में अब टिक नहीं पाएंगे, परंतु वो भारत को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आखिरकार रेवेन्यू तो यहीं से आ रही थी। इसी बीच आता है ईयर 1939, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब ब्रिटेन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और फाइनली 8 अगस्त 1940 में उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो भारतीयों को शिमला में एक ऑफर देते हैं, जिसे अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन क्या था वो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली वायसराय का कहना था कि युद्ध के बाद भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर बोले तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही वायसराय के वर्किंग कमेटी का भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बदले में भारत के सभी दलों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देना होगा, परंतु भारत के दोनों प्रमुख दल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मार्च 1942 में भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक मंत्री थे, उनके द्वारा हेड किया जा रहा था। इसमें भी मोटा मोटी उसी बात को दोहराया गया था। इसे भी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे भी पॉज करके देख सकते हो। परंतु इसमें एक यूनिक बात ये थी कि इसमें कहा गया था कि कोई भी प्रांत जो भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने को इच्छुक नहीं है, वह अलग से संघ बना सकता है और एक अलग संविधान रख सकता है, जो सीधे तौर पर देश के विभाजन का रोड मैप तैयार करता है। यही कारण था कि इस प्रस्ताव को इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू महासभा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया।
यह एक ऐसा दौर था जब बाबा साहब दलितों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि ऐसे राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें एक बहुसंख्यक आबादी को कुछ अधिकार ही नहीं हो। इसी बीच सितंबर 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लेमेंट एटली वहां के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके एक साल बाद यानी फरवरी 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसे ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर के द्वारा हेड किया जा रहा था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। इस मिशन के तहत फाइनली भारत में एक इंडिपेंडेंट संविधान सभा का गठन किया गया। 389 सीटों पर इसके लिए इलेक्शन होना था, जिसमें 292 सीट ब्रिटिश इंडिया, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस और 93 प्रिंसली स्टेट का सीट था। हालांकि अंग्रेजों ने तो अलग अलग कम्युनिटी के आधार पर भी सीटों को एलोकेट किया था, परंतु इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक है भी नहीं, पर मैं इसे स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सीटों को एलोकेट किया गया था। अब बारी आती है चुनाव की, जिसमें देश की लगभग सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इसमें बाबा साहब की पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी शामिल थी। बाबा साहब एक अच्छे लीडर तो थे, परंतु एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं साबित हो पाए और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में बाबा साहब की पार्टी लगभग सभी सीट हार गई। बस बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब की पार्टी से चुनाव जीते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब खुद अपने सीट से चुनाव हार चुके थे। मतलब साफ था कि संविधान सभा में दलितों का रिप्रेजेंटेशन लगभग नगण्य हो गया था। बाबा साहब का चुनाव हार जाना दलितों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ऐसा नहीं था कि बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य बनने के लायक नहीं थे। जिस व्यक्ति के पास दुनिया के टॉप कॉलेज से 3 पीएचडी हो, एक लॉ में पीएचडी हो, 2 इकोनॉमिक्स में पीएचडी हो, तो उससे ज्यादा काबिल और कौन ही हो सकता है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि यदि बाबा साहब भारतीय संविधान सभा में नहीं होते तो आज दलितों के साथ भारत में क्या हो रहा होता। हो सकता है कि अभी आप इस टाइम पर उसे फील ना कर पाओ, पर आप यदि एक बार भारतीय संविधान सभा के डिबेट पढ़ लोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर बाबा साहब थे कौन। और यही कारण था कि जोगेंद्र नाथ मंडल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बाबा साहब संविधान सभा में जा सके। उसके बाद बाबा साहब बंगाल के जेसौर खुलना से चुनाव लड़ते हैं और भारी बहुमत से चुनाव जीतते भी हैं। अब संविधान सभा के सभी सदस्य चुने जा चुके थे और 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली मीटिंग होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि वे उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग थे। 11 दिसंबर 1946 को सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। साथ ही एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद आता है दिन 13 दिसंबर की। भारतीय संविधान निर्माण में यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से प्रमुख रूप से भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी दिन संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था कि आखिर हमारा संविधान होगा कैसा। मैं इसे भी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप चाहे तो इसे भी पॉज करके देख सकते हैं। इसमें भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई थी। यानी समानता और मौलिक अधिकार की बात सबसे पहले संविधान सभा में नेहरू जी किए थे। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मॉडिफाई होकर के हमारा प्रीएम्बल बना और फाइनली 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में पास हो गया। इसी बीच 17 दिसंबर को इस रिजोल्यूशन पर बाबा साहब को बोलने का मौका मिला। हालांकि बाबा साहब उस दिन पूरी तैयारी से नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके आगे बहुत सारे लोग हैं तो उन्हें कम से कम एक दिन बाद ही बोलने का मौका मिलेगा। परंतु उन्हें समय से पहले ही बोलने के लिए आमंत्रित किया गया और बोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का ही समय दिया गया। और उसी 10 मिनट में बाबा साहब ने जो भाषण दिया वो शायद ही कोई इतिहास में भूल पाएगा। इस भाषण के बाद जो लोग भी बाबा साहब का विरोध कर रहे थे वो लोग अब बाबा साहब के फैन बन चुके थे। बाबा साहब संविधान सभा में एक ऐसी छवि बना चुके थे जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। परंतु खेल अभी खत्म नहीं होता है। अभी तो बाबा साहब के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां आना बाकी था। साल 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो बाबा साहब जिस सीट से चुनाव जीत कर आए थे वह पाकिस्तान में चला गया और एक बार फिर से बाबा साहब को संविधान सभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। परंतु इस समय तक बाबा साहब का कद संविधान सभा में इतना बढ़ चुका था कि उनके बिना संविधान सभा अकल्पनीय थी। यही कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय मुंबई से अपने एक सदस्य M.R. जयकर को इस्तीफा देने के लिए कहा ताकि उसके जगह पर बाबा साहब चुनाव लड़ सके और जीत सके। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री B.D. खेर को पत्र लिखकर कहा कि मुंबई में अंबेडकर का चुनाव सुनिश्चित किया जाए। सोचिए, एक व्यक्ति को संविधान सभा में लाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही थी तो उस व्यक्ति का कद क्या होगा। बाबा साहब को वापस संविधान सभा में आने के बाद अलग अलग कार्य के लिए 22 कमेटी का गठन किया गया, जिसमें से 8 कमेटी मेजर और बाकी सभी माइनर कमेटीज थी। इसी दौरान 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बाबा साहब को ही बनाया गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब के अलावा 6 और सदस्य थे, जिनमें A.K. अय्यर, N. गोपालस्वामी, A.K. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्तर और D.P. खेतान भी शामिल थे।
इस कमेटी का प्रमुख कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर संविधान सभा में पेश करना था। यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु इसके बाद सारा कंफ्यूजन शुरू होता है, या सीधे तौर पर यूं कहें कि लोगों को भड़काने के लिए झूठा प्रचार किया जाता है। इसके बाद असली सच्चाई क्या है वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा, और ऐसा नहीं है कि ये सब कोई हवा में बोलूंगा, बल्कि जो भी मैं बोलूंगा उसका रेफरेंस मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो एक बार। अब चलते हैं टॉपिक पर। संविधान सभा में जो कमेटी बनी थी वो एक एक करके अपना रिपोर्ट संविधान सभा में पेश करती है। उसके बाद BN राव सबसे पहले उन रिपोर्ट्स को स्टडी करके एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले BR अम्बेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने बनाया था। अब इस बात को यहीं पर छोड़कर थोड़ा सा BN राव के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद टॉपिक पर वापस आऊंगा। तो बेसिकली BN राव यानी सर बेनेगल नरसिंह राव एक भारतीय सिविल सर्वेंट, जूरिस्ट, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन थे। इन्हें संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया था और पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं ने बनाया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन्होंने अपने रिसर्च के लिए 1946 में अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, जहां उन्होंने भारतीय संवैधानिक कानूनों को लेकर न्यायाधीशों, विद्वानों और अधिकारियों के साथ पर्सनली बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा। अंत में भारतीय संविधान सभा के समितियों के द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट्स को पढ़कर पहली बार भारतीय संविधान का रॉ ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें 240 खंड और 13 शेड्यूल्स थे। ये सब आपको शिवा राव की लिखी किताब फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। अक्टूबर 1947 को BN राव ने अपना ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया। उसके बाद बाबा साहब की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी करके उसमें जो भी बदलाव किया जा सकता था वो किए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि तब तो बाबा साहब की ज्यादा भूमिका ही नहीं है संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि BN राव के द्वारा पेश किया गया रॉ ड्राफ्ट में बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसे बाबा साहब संविधान के ड्राफ्ट में बाद में जोड़े थे। एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे बाद में बाबा साहब के द्वारा जोड़ा गया था। बाबा साहब लॉ से PhD किए हुए थे और 50 से ज्यादा देशों के कानून भी वे पढ़ चुके थे, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा साहब से बढ़िया संविधान सभा का फाइनल ड्राफ्ट कोई और तैयार नहीं कर सकता था। और फाइनली फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में बहस के लिए पेश किया गया, जिसमें कुल 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे। कहने को तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे, परंतु फाइनल ड्राफ्ट को केवल और केवल बाबा साहब ने तैयार किया था। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मद्रास लेजिस्लेटिव के ही एक सदस्य TT कृष्णमाचारी संविधान सभा में दिए गए भाषण में इस बात का खुलासा करते हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि सदन शायद जानता है कि आपके द्वारा नामांकित 7 सदस्यों में से एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया और उसे बदल दिया गया। एक की मृत्यु हो गई और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया। एक व्यक्ति अमेरिका में था और उनकी जगह नहीं भरी गई, और दूसरा व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। अंततः ऐसा हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का भार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आ गया, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कार्य को इस तरह से पूरा करने के लिए हम उनके आभारी हैं, जो निसंदेह सराहनीय है। संविधान सभा में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे प्रकाशित किया गया और जनता के बीच वितरित किया गया ताकि लोग इस पर अपना विचार रख सके। उसके बाद लोगों के द्वारा दी गई टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव को एक विशेष समिति के द्वारा जांच की गई, जिसमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य शामिल थे। अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद अंततः 26 अक्टूबर 1948 को समिति ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से मुद्रित किया और 21 फरवरी 1948 को पुनः पेश किया गया। यहाँ एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि इस बार विचार विमर्श के दौरान सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के ही सदस्य नहीं बल्कि अन्य कमेटी के भी सदस्य शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहस के लिए पेश किया गया। यहाँ से बाबा साहब का असली मेहनत शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद बाबा साहब को ही एक एक आर्टिकल और एक एक शेड्यूल्स को पढ़कर संविधान सभा में सबको समझाना पड़ा। इस पर संविधान सभा में बहुत लंबा बहस चला। सभा के सभी सदस्यों ने अपना अपना विचार रखा। विधानसभा के कुछ सदस्यों का तो ये भी मानना था कि बाबा साहब द्वारा पेश किए गए संविधान के मसौदे को संशोधित किया जाए, परंतु अधिकांश संशोधनों को अंततः खारिज कर दिया गया। बहस समाप्त होने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा में किए गए निर्णयों के अनुसार इसे संशोधित करने के लिए आगे बढ़ाया। इसमें लेखों को फिर से नंबर देना, भाषा में मामूली बदलाव करना और खंडों को जोड़ना या फिर हटाना जैसे कार्य शामिल थे। संशोधित ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। 14 नवंबर 1949 को इसे विधानसभा में पेश किया गया और एक बार फिर से बाबा साहब को एक एक आर्टिकल और एक एक शेड्यूल्स को पढ़कर सबको समझाना पड़ा।
अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा पठन समाप्त हो गया, जब संविधान सभा में अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अब भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने की वजह से बाबा साहब की भूमिका भी अकल्पनीय थी। परंतु इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि संविधान निर्माण का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को ही जाना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माण में संविधान सभा के हर एक सदस्य ने अपना अपना योगदान दिया। हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। सिंपल सी बात है कि यदि आप ये बोल रहे हो कि संविधान निर्माण में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही भूमिका है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम संविधान सभा के अन्य सदस्यों की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम यदि सबको श्रेय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन कमिटीज को तो श्रेय दे ही सकते हैं जिनके रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग शेड्यूल्स और आर्टिकल्स बने। सर बी एन राव को तो श्रेय दे ही सकते हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए कच्चा मसौदा तैयार किया था। ये बात मैं नहीं बल्कि बाबा साहब खुद बोलते हैं। उन्होंने ही 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में इनका जिक्र किए। वे बोलते हैं कि जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा नहीं है, यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव का भी है, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार के लिए एक संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सिर्फ एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे, जिन्होंने संविधान को इटैलिक में सिर्फ कॉपी पेस्ट किए। रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और प्रस्तावना को 6 महीने में लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया संविधान की ओरिजिनल कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। इस टॉपिक पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी होता है कि संविधान को किसने लिखा था। यदि देखा जाए तो संविधान को तो बाबा साहब ने ही लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा तो सिर्फ एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। जो लोग अम्बेडकरवादी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर के तरफ का दिखाते हैं, जबकि जो अम्बेडकर के विरोधी होते हैं वो अम्बेडकर के विरोध वाला साइड दिखाते हैं। इसलिए मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि आप दोनों तरफ की सच्चाई को सुनिए, उसके बाद अपना रास्ता खुद तय कीजिए। नो डाउट बाबा साहब उस संविधान सभा के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उसके सामने कोई और खड़ा हो सकता था तो वो थे सिर्फ और सिर्फ सर बी एन राव। परंतु कुछ लोग इसमें भी बोलते हैं कि यदि बी एन राव इतने ही काबिल थे तो संविधान का ड्राफ्ट उनसे ही क्यों नहीं बनवाया गया। तो उनके लिए बता दूं कि संविधान सभा का सबसे पहले राव ड्राफ्ट बी एन राव ने ही बनाया था, जिसे बाद में बाबा साहब के द्वारा मॉडिफाई किया गया, क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति संविधान का मसौदा तैयार करता है तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। इसीलिए किसने संविधान को लिखा था इस टॉपिक पर बहस करने के बजाय बने हुए संविधान के साथ सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ते हैं और बाबा साहब के सपनों को पूरा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि मैं भी कहीं पर गलत हूं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपको जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।